जय हिंद दोस्तों, मैं गुलशन कसार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम विद जीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई की वैकेंसी आने से पहले हमको खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा, ताकि जब वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तब हम सिर्फ प्रैक्टिस पर ही ध्यान दें, बाकी का हमारा संपूर्ण सिलेबस पहले ही कवर हो जाए। तो ऐसे में आपके एग्जाम में यहाँ पर मूल विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और मूल विधि से इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो 3 नए कानून बने हैं, उन 3 नए कानूनों के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि सरकार चाहेगी कि इन तीनों कानूनों को सभी को जानने की आवश्यकता है, सभी इनके बारे में जाने। तो ऐसे में इन कानूनों से यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता को यहाँ पर हम क्रम वाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम जो पढ़ेंगे वो 2 अध्याय पढ़ेंगे और 2 अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं आती है, इसकी 2 अध्याय के अंतर्गत यहाँ पर कुल 13 धाराएं आती है। तो इन 13 धाराओं के बारे में हम विस्तृत रूप से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और आपको काफी अच्छे से समझ में भी आएगा। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाता तो इसमें काफी समय लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इनका मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर नोट्स बनाया है। उन नोट्स में यहाँ पर प्रॉपर डिटेल और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो मैं पीडीएफ के थ्रू ही आपको ये क्लास कराने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू जब हम इस क्लास को करेंगे तो काफी कम समय में बहुत ही अच्छी चीजें और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता जो है ये हमारी 1860 में जो भारतीय दंड संहिता थी उसके स्थान पर लाई गई है। भारतीय न्याय संहिता इसका नया नाम है और इसको शॉर्ट में बीएनएस भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो बात करें यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें जो कुल धाराएं है वो 358 धाराएं हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कितने नए आपराधिक कानूनों को इसमें जोड़ा गया है। तो जो देखिए भारतीय न्याय संहिता है इसमें 20 नए आपराधिक कानूनों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इस संहिता में कुल कितने अध्याय है, तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कुल अध्याय जो है वो 20 अध्याय है और इन 20 अध्यायों में टोटल 358 धाराएं हैं, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बता दी। बात करते हैं यहाँ पर इसके लोकसभा में कब पेश हुआ। ठीक है, यानी भारतीय न्याय संहिता ये जो 3 आपराधिक कानून बने हैं ना, इनको पारित करने के लिए लोकसभा में जो बिल पेश हुआ था वो 12 दिसंबर 2023 को पेश हुआ था और जो कि 173वें नंबर का बिल था। ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा में पेश हुआ था। अमित शाह जी के द्वारा ये पेश किया गया था, हमारे गृह मंत्री है, आपको पता ही होगा। उसके बाद ये लोकसभा में पास कब हुआ, तो लोकसभा में जब ये पास हुआ तो 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा में पास हो गया था। लोकसभा में पास होने के बाद ये 20 दिसंबर को ही राज्यसभा में पहुंचा दिया गया था, यानी राज्यसभा में कब पेश हुआ, 20 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा में भी पेश हो गया था। और बात करें यहाँ पर राज्यसभा में पास कब हुआ था, तो राज्यसभा में जो इस पर बहस हुई थी तो बहस होकर ये 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से भी ये पास हो गया था बिल। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति ने इस पर कब अपनी मंजूरी दी थी, यानी राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। और यहीं पर बात करें भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुई है, तो ये जो लागू हुई है 1 जुलाई 2024 को ये संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई थी। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर किस समिति के आधार पर ये जो 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं वो किस समिति के आधार पर लाए गए हैं, तो देखिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही गृह मामलों की एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर ये 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं और इनको लागू किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एक एक धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से। तो सबसे पहली धारा जो है इसकी धारा 1, धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ और लागू होना इस बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी धारा 1 में संक्षिप्त नाम और इसका क्या नाम होगा और ये कब से प्रारंभ और कब से लागू होगी इत्यादि चीजों के बारे में धारा 1 में बताया गया है। तो धारा 1 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नोट्स या पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर बताने हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना और देखना है। तो देखिए धारा 1 के अनुसार
इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ठीक है, यानी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये इसका नाम जो है धारा 1 के अंतर्गत ही रखा गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इस संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो इसको बीएनएस 2023 के तहत ही दंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी भारत का कोई व्यक्ति अगर विदेश में भी कोई अपराध कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, चोरी डकैती कुछ भी कर देता है, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ही दी जाएगी। ठीक है, ये बात भी धारा 1 में ही लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर, भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान, यानी भारत में रजिस्टर्ड अगर कोई जहाज है, पानी का जहाज मान लीजिए या फिर आसमान का जहाज मान लीजिए, एरोप्लेन, कोई भी अगर पोत या विमान है, चाहे वह कहीं भी हो। ठीक है, यानी भारत में तो रजिस्टर्ड है लेकिन वो विदेश में भी जाते हैं ना, जहाज पोत जाते हैं, और विदेश में गया हुआ है और वहां पर विदेश की धरती पर रहते हुए किसी ने कोई अपराध कर दिया है, तो उसको जो दंड मिलेगा वो विदेश के अनुसार नहीं, हमारी भारतीय न्याय संहिता के तहत ही उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या परे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध भी बीएनएस 2023 में शामिल किया गया है। यानी भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत के अंदर स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर कोई अपराध करता है जो कि साइबर से रिलेटेड है, अगर कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भारत के अंदर किसी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करके कोई अपराध करता है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो भी भारतीय न्याय संहिता के द्वारा ही मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर, यह संहिता सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी हमारी भारतीय जो सेना है उनके द्वारा अगर कोई विद्रोह या अपराध किया जाता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान नहीं करती है। ठीक है, ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 थी ना, उसमें भी यही प्रावधान था, अगर कोई सेना का कोई भी अधिकारी कोई विद्रोह या कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए अलग कोर्ट है, सेना कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा ही उनको यहाँ पर सजा दी जाती है। ठीक ऐसे ही भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी किया गया है, अगर सेना का कोई भी आदमी कोई विद्रोह या अपराध की कैटेगरी में आता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के द्वारा नहीं होगा, उनके लिए अलग ही होता है, अलग ही उनका कोर्ट होता है, अलग ही उनको दंड दिया जाता है। आपने कोर्ट मार्शल सुना होगा कि अमुक व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हो गया है, वो उनके जो होता है सैनिक न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा ही उनको यहाँ पर सजा दी गई होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट से महत्वपूर्ण है, धारा 1 से संबंधित इन सभी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ एज इट इज हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं और वीडियो भी आपको बनाकर दे रहा हूँ, काफी बेहतरीन तरीके से आपकी मूल विधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगली धारा देखते हैं। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के अंतर्गत क्या आता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के अंतर्गत जो आती है परिभाषाएं आती है। यानी भारतीय न्याय संहिता में कुछ शब्दावली दी गई है, कुछ धाराएं दी गई है, उनकी परिभाषाएं यहाँ पर धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। कैसी कैसी परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि व्यक्ति, बोल देते हैं ना कि व्यक्ति को इसकी सजा ऐसे मिलेगी, तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएगा ये यहाँ पर परिभाषाओं के अंतर्गत बताया गया है। तो देखिए, व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत जो आएगा, कोई भी कंपनी हो, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है उसको भी व्यक्ति माना जाएगा, कोई संगम है उसको भी व्यक्ति माना जाएगा, कोई व्यक्ति का समूह है उसको भी यहाँ पर व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई केस हो गया है और उसमें व्यक्ति का जिक्र आएगा और व्यक्ति वहां पर नहीं है, कोई कंपनी है, तो कंपनी को भी यहाँ पर व्यक्ति के रूप में ही माना जाएगा, उसको गिना जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि पुरुष किसको माना जाएगा, पुरुष की परिभाषा इसमें दी गई है, किसी भी आयु का मानव नर, यानी किसी भी आयु का मनुष्य हो लेकिन जेंट्स हो, उसको यहाँ पर पुरुष के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, पुरुष के अंतर्गत उसको माना जाएगा जो किसी भी आयु का मानव हो और नर हो, मादा नहीं, नर मादा देख लीजिए, ये आपका जेंट्स और लेडीज को ही इंगित करता है। ठीक है, ये भी आपको देख लीजिए। उसके बाद एक और उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि बालक की परिभाषा दी गई है, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति हो उसको यहाँ पर बालक की कैटेगरी में
रखा गया है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दस्तावेज। दस्तावेज की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या रखा है, आपने देखा होगा दस्तावेज का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि कोई कागजी कार्रवाई होती है, यानी कि कोई कागज ही होंगे जो दस्तावेज के अंतर्गत आएंगे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कागज के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, ठीक है, यानी कि मोबाइल के द्वारा कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, कोई पीडीएफ वगैरह है, इनको भी यहाँ पर अब्जद दस्तावेज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी दस्तावेज के अंतर्गत अब मान्य होंगे। और या फिर कोई भी पदार्थ ऐसा होगा जिस पर कोई अंक या चिन्ह लिखे हुए हैं, उसको भी यहाँ पर दस्तावेज के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, जिसमें मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि धारा 2 के अंतर्गत क्या आता है। तो धारा 2 के अंतर्गत जो आता है वो परिभाषाएं आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों धाराएं आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर धारा नंबर 3। तो धारा 3 में क्या कहा गया है, धारा 3 में यहाँ पर साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। तो ये साधारण स्पष्टीकरण का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ अपराध या कुछ कानून ऐसे होंगे जिनके बारे में यहाँ पर अपवाद होता है। तो अपवाद की श्रेणी में आने वाले कानून या धाराओं को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। तो देखिए, अपवाद की श्रेणी में आने वाली धाराओं को स्पष्ट किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, अगर आप किसी को जबरदस्ती पकड़कर बंदी बनाते हैं तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई, जैसे कि आपके गांव पड़ोस में कोई नीचे तबके का आदमी है, उसको आप जबरदस्ती पकड़कर बंदी नहीं बना सकते, घर के अंदर बंद कर लेंगे, तो आप अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन ठीक इसी के विपरीत यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को यहाँ पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है तो ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका एक कर्तव्य था। ठीक है, तो पुलिस वाले की ऐसी परिस्थिति जो होगी वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इन दोनों ही बातों को यहाँ पर अपवाद माना जा सकता था। इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए धारा 3 में ये परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो साधारण सा मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया कि धारा 3 के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें अपवाद की श्रेणी में आने वाली धाराओं को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने एक अध्याय को समाप्त कर लिया है। पहले अध्याय में यहाँ पर 3 धाराएं दी गई है, तीनों धाराओं के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब आता है यहाँ पर अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत कितनी धाराएं आती है, 4 से लेकर 13 धाराएं आती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया हुआ है, 4 से लेकर 13 धाराएं अध्याय 2 के अंतर्गत आती है। और अध्याय 2 में क्या दिया गया है, दंड के विषयों में दिया गया है। ठीक है, यानी दंड के बारे में बताया गया है। तो देखिए धारा 4 यहाँ पर देखते हैं। तो धारा 4 में जो दिया गया है वो दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत क्या क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इस धारा के तहत 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। यानी धारा 4 में जो है वो दंड का प्रावधान किया गया है 6 प्रकार के दंड का। लेकिन इससे पहले जो भारतीय दंड संहिता 1860 थी उसमें 5 ही प्रकार के दंड थे। इसमें 6ठे प्रकार का एक नया दंड भी जोड़ा गया है। वो कौन सा जोड़ा गया अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो धारा 4 में दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान है। कौन कौन से दंड है, पहला हो गया आपका मृत्युदंड, दूसरा हो गया आपका आजीवन कारावास, तीसरा हो जाएगा आपका कारावास। और ये कारावास भी आपका 2 तरीके का होता है, एक कठिन कारावास और एक सादा कारावास। ठीक है, चौथा हो गया आपका संपत्ति की जब्ती। ठीक है, संपत्ति की जब्ती ये भी आपका दंड की कैटेगरी में ही आता है। और पांचवा हो जाएगा आपका जुर्माना। जुर्माना भी आपका दंड की कैटेगरी में ही आता है। और ये छठा है सामुदायिक सेवा। ये यहाँ पर नया दंड जोड़ा गया है इस बार। छठा जो दंड है वो आपका सामुदायिक सेवा है। यह नया दंड जोड़ा गया है, यहाँ पर मैंने लिखा भी गया है। तो ये बेसिकली होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति छोटी मोटी चोरी कर लेता है 1000, 500 या 700 रुपये की और वो पकड़ा जाता है, तो उसको दंड के रूप में क्या प्रावधान उसके लिए किया गया, तो उसके लिए यहाँ पर उसको सामुदायिक सेवा देनी होगी। यानी किसी हॉस्पिटल में या नगर पालिका में कोई कचरा साफ करवाना, नाली साफ करवाना या हॉस्पिटल में पोछा लगवाना, इस तरीके की सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसको लगाया जा सकता है दंड के रूप में। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी चोरी चकारी कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नया यहाँ पर दंड जोड़ा गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर धारा 5। धारा 5 में यहाँ पर क्या हुआ है, धारा 5 में दंडाकोष का लघुकरण, यानी जो दंडादेश है, न्यायालय ने जो दंड दे दिया है उसका लघुकरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर देख लीजिए।
समुचित सरकार, समुचित सरकार के अंतर्गत दोनों सरकार आ जाएगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। समुचित सरकार किसी अपराधी की सहमति के बिना मृत्युदंड या आजीवन कारावास का लघुकरण कर सकती है। ठीक है, तो आपने ये तो आपके पहले ही समावेश किया गया है कि अगर किसी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हुआ है तो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हैं। तो अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो उसकी सज़ा को यहाँ पर कम कर सकता है, इसके बारे में आपको पहले ही पता है। तो इस बार ये जो प्रावधान किया गया है वो धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। तो ये देखिए, यह लघुकरण जो होगा, यानी ये जो दंड का लघुकरण होगा, ये किसके तहत होगा? तो ये नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार करेगी। ठीक है, यानी अगर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति का दंड का लघुकरण करेगी तो वो नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अभी 3 कानून बने थे ना, उसमें एक तो आपका भारतीय न्याय संहिता हो गया, एक उसमें आपका है नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत एक धारा आती है 474। इस 474 के तहत ही केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस दंड को लघुकरण कर सकती है। ठीक है, ये धारा 5 के अंतर्गत आपको बताया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर धारा नंबर 6, तो धारा 6 में क्या कहा गया है? दंडाविधियों की भिन्न, यानी दंडाविधियों की भिन्न कैसी है, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, इस धारा के तहत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 7। तो धारा नंबर 7 में दंडाधिष्ट कारावास का कठिन या सादा होना, यानी धारा 7 में यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो दंड होगा वो आपका कठिन होगा या फिर सादा होगा। तो देखिए, इस धारा के तहत न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह कारावास को कठिन कारावास दे या फिर आपको सादा कारावास दे, या फिर आपको वो दोनों ही दे सकता है। कुछ आपका कठिन कारावास कर देगा कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए आपका सादा कारावास कर देगा। ठीक है, तो कारावास की यह निर्धारण जो है ये न्यायालय को दिया गया है। धारा 7 के अंतर्गत आपको यही बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये धारा 7 भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर धारा 8, धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है सिंपल से शब्दों में कि धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना देने का प्रावधान, ये सभी शामिल है धारा 8 में। ठीक है, उम्मीद है धारा 8 भी आप समझ गए होंगे। अब बात है यहाँ पर धारा 9 की। तो धारा 9 में देखिए क्या दिया गया है? कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ठीक है, यानी अगर आपने कई अपराध कर दिए हैं तो कई अपराधों से मिलकर जो एक नया अपराध बनता है उसके दंड के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। मान लीजिए किसी को आपने एक लाठी मारी और एक लाठी मारने की जो सज़ा है वो 1 वर्ष है। तो आपने अगर किसी व्यक्ति को 50 लाठी मार दी तो क्या आपको 50 वर्षों की सज़ा होगी? जी नहीं। अगर आपने एक ही प्रकार का दंड, एक ही प्रकार का अपराध किया है, यानी किसी को एक लाठी मारी है और एक लाठी मारने की सज़ा आपकी 1 वर्ष है, तो आपने चाहे उसको 50 लाठी मारी हो या फिर 1 लाठी मारी हो, आपको जो सज़ा होगी वो 1 लाठी के बराबर ही होगी, यानी 1 वर्ष की होगी। ठीक है, यही इस धारा में यहाँ पर आपको बताया गया है धारा नंबर 2 में। ठीक है, उम्मीद है धारा नंबर 9 भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली धारा। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 10। तो धारा नंबर 10 में क्या प्रावधान है, चलिए ये भी देख लेते हैं। कई अपराधों में से किसी एक दोष के लिए दंड, यानी अगर घटनास्थल पर कई अपराध हो चुके हैं तो उन कई अपराधों के बदले सिर्फ आपको एक ही अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। तो वो कैसे माना जाएगा? मान लीजिए किसी घटनास्थल पर कई अपराध हुए हैं और आपको पुलिस पकड़कर लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है, लेकिन वहाँ पर आपको यह संदेह है कि इन कई अपराधों में से आपने कौन सा अपराध किया है, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जब ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको सभी अपराधों के लिए, उन कई अपराधों के लिए ही सज़ा दे दी जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके घटनास्थल पर कई अपराध हुए हैं तो उनमें से आपको किसी एक अपराध के लिए ही यहाँ पर सज़ा दी जाएगी, न कि सभी अपराध के लिए। ठीक है, ये धारा 10 में बस यही आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर नोट्स में मैंने लिखा है इस धारा को समझने के लिए वीडियो देखें, तो वीडियो में मैंने आपको यही बता दिया है। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो देखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद है आप धारा 10 भी यहाँ पर समझ गए होंगे। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 11। तो धारा नंबर 11 में एकांत परिरोध के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो एकांत परिरोध क्या होता है? एकांत परिरोध का अर्थ होता है
कि अपराधी को अकेले रखना, यानी अगर आपने कोई अपराध कर दिया है और न्यायालय ने आपको एकांत परिरोध की भी सज़ा दी है तो आपको एक ऐसी जेल में रखा जाएगा या ऐसे कोठड़े में आपको रखा जाएगा जहां पर बिल्कुल एक अकेला आप महसूस करेंगे, कोई अन्य कैदी भी आपके बराबर में नहीं होगा, बिल्कुल एकांत में आपको रखा जाएगा। इसको ही एकांत परिरोध कहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन होता है। तो देखिए यहाँ पर एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह का हो सकता है, जो कि निम्न है। यानी एकांत परिरोध की सज़ा अगर किसी व्यक्ति को दी जाएगी तो वह 3 माह से ज़्यादा की नहीं दी जाएगी। तो ये 3 माह से ज़्यादा की नहीं दी जाएगी, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी बनती है, जिसमें कैटेगरी नंबर ए, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो, यानी अगर किसी व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास हुआ है तो उसको एकांत परिरोध की सज़ा जो दे सकता है न्यायालय वो 1 माह की दे सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको 6 महीने की सज़ा हुई है तो उसमें 1 महीने का आपका एकांत परिरोध का दंड आपको न्यायालय दे सकता है। यहीं पर कैटेगरी बी की बात करें, यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष से कम हो, यानी 1 वर्ष की मान लीजिए, 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष से कम हो तो एकांत परिरोध जो होगा वो 2 माह का होगा। ठीक है, अगर आपको सॉरी अब मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, आप दिल पर मत लीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम की सज़ा हुई है तो उसमें न्यायालय जो है 2 महीने का अधिकतम एकांत परिरोध की सज़ा उसको दे सकता है। यहीं पर बात करें तीसरी कैटेगरी की, तो तीसरी कैटेगरी में क्या आता है, यदि किसी व्यक्ति को कारावास की अवधि जो है 1 वर्ष से अधिक है, यानी किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक की सज़ा हुई है तो उसमें एकांत परिरोध की जो सज़ा दे सकता है न्यायालय वो 3 माह की दे सकता है। इससे ज़्यादा की यहाँ पर एकांत परिरोध की सज़ा बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वो 1 वर्ष से अधिक हो या 6 वर्ष की सज़ा हो या 10 वर्ष की सज़ा हो, कितने भी वर्ष की सज़ा हो, 3 माह से अधिक कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और 3 माह की भी कब दे सकता है, जब उसको 1 वर्ष से अधिक की सज़ा हो। और ये एक बात और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एकांत परिरोध जो है वो लगातार आप यहाँ पर नहीं दे सकते, यानी अगर आपको 1 महीने का एकांत परिरोध दिया गया है तो आप ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक ही उसको एकांत परिरोध में रखेंगे, जी नहीं, अधिकतम यहाँ पर 14 दिन का एकांत परिरोध कर सकते हैं। ठीक है, 14 दिन तक यहाँ पर एकांत परिरोध कर सकते हैं, उसके बाद उसकी बाकी सज़ा साधारण कारावास में कटवाएंगे और फिर बाकी के 14 दिन या फिर जितने भी दिन बचे हैं एक अंतराल के बाद उनको पूरा कराएंगे, यानी अधिकतम 14 दिन तक एकांत परिरोध हो सकता है। लेकिन यदि सज़ा 3 महीने से अधिक की हो तो एकांत परिरोध जो है वो 7-7 दिन के गैप में किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे जाकर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये धारा भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर धारा 12 की। तो धारा 12 में यहाँ पर क्या कहा गया है, एकांत परिरोध की अवधि। तो देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था उसके बारे में यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो धारा 12 में जो है एकांत परिरोध की अवधि यानी इसके टाइमिंग बताई गई है। तो देखिए एकांत कारावास की सज़ा निष्पादित करते समय ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में 14 दिनों से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी एकांत परिरोध 14 दिन से अधिक के लिए नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को अगर एकांत परिरोध की सज़ा 1 महीने की हुई है तो उसको ऐसा नहीं है कि पूरे 1 महीने तक एकांत परिरोध में ही रखा जाएगा, जी नहीं, पहले उसके लिए अधिकतम 14 दिन एकांत परिरोध में रख सकते हैं, फिर उसका सादा कारावास होगा और फिर सादा कारावास करने के बाद बाकी के दिन बचे हुए दिन भी यहाँ पर एकांत परिरोध में कराए जाते हैं। इसमें यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और यहीं पर एक और बात यहाँ पर देख लीजिए, यदि कारावास 3 महीने से अधिक है, यानी कारावास अगर 3 महीने से अधिक है तो एकांत कारावास 1 महीने में 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी को 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा हुई है और न्यायालय ने साथ में यहाँ पर एकांत कारावास भी उसको दिया है तो 7 दिनों से अधिक का कारावास नहीं हो सकता। पहले 7 दिन एकांत परिरोध की सज़ा कटवाएंगे उससे, फिर उसका सादा कारावास करवाएंगे, फिर गैप लेकर फिर से 7 दिन कराएंगे, यानी 7-7 दिन के गैप में उसके एकांत परिरोध की सज़ा को पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए इस धारा को समझने के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि वीडियो ज़रूर देखें। जो भी भाई नोट्स यहाँ पर देखेगा वो इसकी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपके ये समझ में आएगा। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 13, पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, तो इसका थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिछली सजा के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, इस धारा के अंतर्गत यही आपको बताया गया है। यानी आपको पहले कोई सजा हो गई है
तो कुछ अपराधों के लिए आपकी वह सजा यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। कैसे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ रहे हैं ना, इसका एक अध्याय 7 है जो कि आगे आएगा, और अध्याय 10 ये भी आपका आगे आएगा। तो अध्याय 7 और अध्याय 10 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर 3 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो धारा 13 के अंतर्गत आपकी उस सजा को यहाँ पर 10 साल तक का बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, धारा 13 में आपका बस यही लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 एवं अध्याय 10 के तहत किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा हुई है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 के तहत उसकी सजा को यहाँ पर 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 13 में बस आपका यही लिखा गया है। तो ये 2 अध्याय यहाँ पर हमने समाप्त कर लिए हैं, जिसमें दोनों अध्यायों में आपकी टोटल 13 धाराएं आती है। 1 से 3 धाराएं आपकी पहले अध्याय में आती है और 4 से 13 तक धाराएं जो आती है आपकी दूसरे अध्याय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताना कि आपको क्लास पसंद आई है, जो मैंने आपको पढ़ाया और समझाया क्या आपकी वो समझ में आया है। अगर आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।